तो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा टिप है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। ठीक है, मैंने आपको हिंदी और संस्कृत के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए हैं, उसको जाकर वीडियो को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्लास में कि किस तरह से जो है आपका क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और प्रैक्टिस सेट भी दिया है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मतलब 99% वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा वीडियो को। और इसमें आपको मैं उदाहरण के तौर पर प्रैक्टिस सेट भी दूंगी 2-4 क्वेश्चन का, कि आप उसमें देखो, ताकि कि जो मतलब क्या आया है, क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, मतलब टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आता है वो चीज़। अब देखिए, भाषा के बारे में। भाषा क्या है? हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझ पाते हैं, वही भाषा कहलाती है। ठीक है, हमारे आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। भाषा क्या है? विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। यह एक प्रणाली है, इसमें शब्दों, वाक्यों और व्याकरण के नियम होते हैं। ठीक है, भाषा को जब आप लिखते हो तो हर चीज़ का ध्यान मतलब ध्यान रखकर लिखते हो कि इसमें जो है व्याकरण, नियम और शब्द सब सही सही लिखे हों। ठीक है, यह अमूर्त होती है भाषा, लेकिन इसको जब लिपि में लिखा जाता है तो वह मूर्त हो जाती है। लिपि मतलब लिखने की शैली। ठीक है, आकृति जब दे दी जाती है, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये क्या है? लिपि है। ठीक है, इसको लिपि कहते हैं। मतलब लिखने की, लिपि मतलब लिखने की एक शैली हो गई, लिखने की शैली। ठीक है, देखिए हर भाषा की लिपि होती है। जैसे कि ये हिंदी भाषा है तो इसकी लिपि क्या हो गई? देवनागरी हो गई। पंजाबी है, उसकी गुरमुखी हो गई। ठीक है, और जब लिपि में हम इसको क्रमबद्ध कर देते हैं तो यही हमारी भाषा जो है वो मूर्त रूप धारण कर लेती है, मतलब इसका रंग रूप आकार बन जाता है। ठीक, तो यही है आपकी लिपि। और देखिए ये क्या होता है कि भाषा का उपयोग हम एक दूसरे से संवाद के लिए करते हैं। ठीक, हम आपसी संवाद के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। और हर भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, और मतलब कई भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है। ठीक, जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, इनकी देवनागरी लिपि है, एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही लिपि है। इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, लिपि को। अब भाषा के प्रकार देखिए, भाषा कितने प्रकार का होता है। तो भाषा आपकी 3 प्रकार की होती है। एक मौखिक होता है, जिसे बोलकर हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मौखिक मतलब बोलकर व्यक्त करना। लिखित मतलब लिखकर व्यक्त करना। और सांकेतिक मतलब संकेतों में। ठीक, इशारों के द्वारा जब हम किसी को समझाते हैं, कोई चीज़ कहते हैं, तो वो हमारा हो जाती है सांकेतिक भाषा। ठीक, जैसे कोई मूक बधिर बच्चा है, बोल नहीं पाता है, तो वो कैसे? संकेतों में, इशारों में। ठीक है, अपने उंगलियों से, हाथों से, इन सब का प्रयोग करके समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, भाषा जो है वो संचार का प्राथमिक साधन भी माना जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करती है भाषा। ठीक है, और समाज की संस्कृति को भी यह दर्शाने का काम करती है। देखिए, भाषा जो होती है उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? भाषा का उपयोग हम संवाद के द्वारा कर सकते हैं। ठीक, शिक्षण के द्वारा कर सकते हैं। शिक्षण मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मनोरंजन के लिए कर सकते हैं। ठीक, मनोरंजन के लिए करते हैं, ये उपयोग हैं। और अपनी पहचान के लिए, ठीक, संस्कृति के लिए भी करते हैं। ठीक है, संस्कृति के लिए। अब देखिए, भाषा का महत्व क्या है? यह जीवन का एक अभिन्न भिन्न है, मतलब अभिन्न अंग है ये।
ठीक है। भाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है कि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम क्या होते, पशुओं के समान ही होते, क्योंकि पशु क्या हैं, वो बात नहीं कर सकते, अपनी भाषा को व्यक्त नहीं कर सकते। हम लोग क्या हैं, हम लोग अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और भाषा जो है हमें एक दूसरे से जुड़ने का मौका देती है, हमें कुछ सीखने के लिए हमारी मदद करती है, हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है, ठीक है। और भारत में जो है भाषा क्या है, यहाँ पर यह हमारा भारत जो है ये बहुभाषी देश है, ठीक। और हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, ठीक। 22 भाषाओं को जो है आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है हमारे संविधान में, मतलब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। और हिंदी जो है वो भारत की सबसे व्यापक, मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है। और देखिए अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आप इसका आंसर कर देंगे, ठीक। उसके बाद बंगाली हुई, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती हैं, ठीक। और देखिए एक भाषा जो होती है उसकी कई लिपि होती, मतलब एक भाषा जो है वो कई लिपियों में लिखी जा सकती है, ठीक। और 2 या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, ठीक। ये चीज़ किसने कहा है, रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और 2 या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। भाषा संस्कृति का वाहन है और उसका अंग है। यह जो है कोटेशन है आपका, रामविलास शर्मा ने कहा है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं तो हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि को आधिकारिक लिपि के रूप में मान्यता है। मतलब देवनागरी लिपि क्या है, आधिकारिक रूप से, मतलब जो जैसे शासन प्रशासन, ठीक है। और मतलब हमारे राजकीय कार्यों में जो यूज़ होती है वो यही देवनागरी लिपि है। और अंग्रेजी को सहराज भाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि अंग्रेजी को किसका दर्जा दिया गया है, तो अंग्रेजी को सहराज भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक। यह किस में कहा गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है, ठीक। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा को स्वीकारा गया और हर बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर हिंदी दिवस याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजभाषा का अर्थ क्या होता है कि राजकीय भाषा होता है, ठीक। सरकारी कामकाजों में जो यूज़ की गई जो भाषा होती है उसे ही राजभाषा कहते हैं। और सहभाषा का अर्थ है कि उसके सह सरकारी भाषा, ठीक है। मतलब अगर हिंदी हमारी राजभाषा है तो अंग्रेजी क्या है, सह राजभाषा है। मतलब हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है और अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में। अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीटेट में, अभी लास्ट ईयर ही आया, 2024 में एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। अब अंग्रेजी का प्रयोग कैसे कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343(2) में आप प्रावधान है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्षों के बाद तक, मतलब इसका यूज़ किया जाएगा। ये जब हमारा संविधान बना था तब ये सब लिखा गया था, लेकिन बाद में जब 1963 आया तो उस समय संसद ने क्या कहा, संसद के राजभाषा अधिनियम ने जो यह पारित किया, कब, 1963 में, कि 25 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की अनुमति दी गई, ठीक है। मतलब हम अपनी जो हमारी ये जो इंग्लिश है इसको सह राजभाषा के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। इस अधिनियम में हुआ क्या कि यह प्रावधान लिखा गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के अनिवार्य रूप में किया जाएगा, जैसे कि प्रस्ताव हो गया, ठीक। कोई प्रस्ताव निकल रहा है, सामान्य आदेश, नियम निकल रहा है, सूचना आ रही है, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक। और देखिए हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं,
जिन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा गया है। ठीक, अब शास्त्रीय भाषा की बात की जाए तो हमारे शास्त्रीय भाषा क्या होती है, जो बहुत ही पुराने समय से जुड़ी हुई भाषा जो होती है। हमारे देश में मतलब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है और आया भी है। ठीक, 5 भाषाएं अभी जुड़ी हुई हैं, ठीक, 2024 में जुड़ी। अब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाषा और बोली में अंतर क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। भाषा और बोली दोनों ही हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। ठीक, ये दोनों क्या हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधाएं हैं। इनके द्वारा ही अभिव्यक्ति होती है, चाहे वो मौखिक रूप से हो चाहे वो लिखित रूप से हो, दोनों ही क्या करती हैं, अभिव्यक्ति का कार्य करती हैं। ठीक, भाषा की अपनी लिपि होती है, तो पहले पढ़ चुके हैं। एक भाषा की सभी बोलियां एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक, एक भाषा जो है उसकी जो सभी बोलियां हैं वो एक ही लिपि में लिखी जाती है, स्वतंत्र लिपि नहीं होती है, मतलब अलग से कोई लिपि उसकी नहीं होती है। ठीक है, जो एक भाषा जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी के अंतर्गत अगर ब्रज भाषा आ गई, ठीक है, अवधी आ गई, तो ये जो है एक ही उसमें लिपि में लिखी जाएगी, इसकी अलग से लिपि नहीं होगी। ठीक, भाषा के जिस रूप का प्रयोग किसी छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए किया जाता है उसे बोली कहा जाता है। बोली का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक नहीं होता है, सीमित होता है, लेकिन भाषा का क्षेत्र मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, व्यापक होता है। जैसे भारत में बहुत सारी जगहों पर हिंदी बोली जाती है, लेकिन जो बोली होती है वो थोड़े थोड़े दूर पर हर क्षेत्र में अलग अलग बोलियां होती हैं। ठीक, इसलिए उसका जो है विस्तार बहुत सीमित होता है। दोनों ही विचारों और भाव को व्यक्त करने का साधन है, मतलब भाषा और बोली जो है ये दोनों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है, लेकिन जो भाषा है उसका क्षेत्र व्यापक है और बोली का क्षेत्र सीमित है। ठीक, भाषा का अपना व्याकरण, हम इसको लिपि में लिखते हैं, व्याकरण में लिखते हैं। ठीक है, व्याकरण के नियमों का यूज़ करके लिखते हैं, लेकिन बोली जो है उसकी व्याकरणिक नियम और लिपि नहीं होती है। ठीक, हम इसको बिना नियम के भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम एक एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भाषा, भाषा क्या है, भाषा में साहित्य की प्रचुरता है, ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य है इसमें। ठीक है, भाषा में, और इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। भाषा का क्षेत्र क्या है, बहुत ही व्यापक है। और इस जैसे कि इसका उपयोग या शिक्षा में, साहित्य में, सरकारी कामकाज, कला, संस्कृति, मनोरंजन, पत्रकारिता, विज्ञान, इन सब में किया जाता है। इसी तरह यह व्यापक है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और देखिए भाषा में अनेक बोलियां हो सकती, जैसे हिंदी एक भाषा है, जबकि ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, ये सब हिंदी की बोलियां हैं। ठीक, लिपि इनकी सेम होती है, कोई अलग से नहीं होती है। और भाषा को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता। भाषाएं लिखित और मौखिक प्रकार की होती हैं। वाणी मतलब बोली में। ठीक है, भाषा को बोली में समाहित नहीं किया जा सकता। अभी आगे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा इन टिप्स को, इन पॉइंट्स को। भाषाएं जो है लिखित मौखिक प्रकार की होती हैं। भाषा हर जगह काम आती है। भाषा व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है। भाषा में व्यापकता, सार्वभौमिकता और एक रूपता पाई जाती है। ठीक, हर जगह एक ही चीज़ का यूज़ होता है, एक रूपता होती है। और दोनों भाषाओं के बीच का अंतर दो ध्वनि समूहों, दो शब्द समूह और दो लिपियों का है। ठीक, इंग्लिश और हिंदी हो गई, इनकी दोनों की अलग अलग लिपियां होती हैं। ठीक, और इनकी ध्वनियाँ भी अलग होती हैं। भाषाओं का व्याकरण जो है वो अलग होता है, जैसे दो भाषाएं हैं तो उन दोनों भाषाओं का व्याकरण भी अलग होता है, और वे अपनी भाषा व्याकरण का ही उपयोग करती हैं। ठीक, इंग्लिश में हिंदी का व्याकरण लगाएंगे तो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। इसी तरह अलग अलग इनका व्याकरण होता है। अब हम बोली के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भाषा के बारे में हो गया, अब हम जो है बोली के बारे में चर्चा करेंगे। बोली क्या है, बोली में साहित्य का अभाव होता है। ठीक, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यह मौखिक होती है। बोली केवल एक विशेष क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है, एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। ठीक है, और बोली में व्याकरणिक नियम नहीं होता इसमें कोई। ठीक, और स्थानीय भिन्नता मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर यह बदलती रहती है। ठीक,
इसका क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। और आगे देखेंगे, किसी भाषा की दो बोलियों के बीच अंतर उच्चारण में नहीं होता। ठीक, इनका कोई अंतर उच्चारण में नहीं होता है, सेम बोलने में तो सेम होती हैं ये। ठीक, उसमें इनकी कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। तो ये रही कुछ बोली जिनके बारे में हमने चर्चा की और भाषा के बारे में। तो कुल मिला के हम इतना लास्ट में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बोली जो होती है वो थोड़े थोड़े दूर पर बदलती रहती है और भाषा जो होती है उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। ठीक है, बोली में साहित्य रचना की जाती है, साहित्य लिखा जाता है। ठीक है, और सॉरी, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, गलती से निकल गया। बोली में जो है वो साहित्य रचना नहीं होती है, लेकिन अपवाद भी है, अवधि में लिखा गया है। ठीक है, तुलसीदास ने अपनी जो है रचना अवधि में की है। ठीक है, तो ये एक अपवाद है, बाकी बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे हम लोग देखिए, भारत में 180 मिलियन लोग, मतलब जानते हैं आप 180 मिलियन लोग जो है हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। ठीक है, और 300 मिलियन लोग हिंदी भाषा को सेकंड लैंग्वेज में के रूप में मानते हैं। ये भी आपको मैंने एक जानकारी दे दी। तो आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को बोली के बारे में सही है? भाषा की बोली के बारे में सही है। तो देखिए, कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा को विभिन्न बोलियां बोलते हैं, बात तो सही कह रहा है। सेकंड, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं, ये भी सही है। ठीक, एक ही भाषा है, उसकी कई बोलियां होती हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकती हैं। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाली दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं, ये भी सही है। बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है, गलत बात है ये। बोली एक बड़ी श्रेणी नहीं है, भाषा बड़ी श्रेणी है। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा हो गई, ये बहुत व्यापक होती है, इसके अंतर्गत बोली आती है। तो देखिए इसमें ये आपका जो है 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसमें क्या है, आंसर में Z दिया हुआ है। ठीक है, जो आपके ऑफिशियल आंसर की है उसमें Z दिया हुआ है। और देखिए, ये तीनों तो सही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, कि एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ सकते हैं। ठीक, उसको अंडरस्टैंडिंग मतलब होती है, वो समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारे नियम कानून सब एक ही होते हैं। तो इसलिए एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली को समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से ये सही होगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से भी बता दिया कि वहाँ पर Z दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती हैं। भाषा पहचान अभिव्यक्त करता है। भाषा इतिहास का खजाना है। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान है। ये योगदान देती है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है। भाषा पहचान के द्वारा ही भाषा की अभिव्यक्ति होती है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया पॉइंट्स में। इतिहास का खजाना भी है और मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान भी अपना देती है। लेकिन जो कुछ भाषाएं कह रहे हैं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए बेहतर, ये कहाँ से सही है? तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, निगेटिव है, निगेटिव पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि ये सब 2024 में पेपर में आए हुए हैं। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा को क्या स्थिति है? तो वैधानिक निकायों की भाषा है ये, राजकीय भाषा है ये, ऑफिशियल सहराजकीय भाषा है, विदेशी भाषा है। तो अभी अभी पढ़ा है मैंने कि भारत के संविधान में अंग्रेजी को सहराजकीय भाषा माना गया। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। भाषाओं में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करती हैं। भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न हैं परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा और बोलियों की कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। ठीक, ये इसकी कोई परिभाषा कहीं लिखी नहीं है। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सुपरिभाषित रूप से कि हाँ इसकी परिभाषा ये है तो ये, इसमें कोई अंतर ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये आपका जो है राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इस तरह मैंने शायद इतने ही क्वेश्चन थे, हाँ इतने ही क्वेश्चन हैं, और आगे के क्वेश्चन अगर कुछ होंगे तो मैं आपको जो है देने की कोशिश करूँगी, ले आऊँगी आपके लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग जो है इसको पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपनी जो है आप लोग मुझे मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वैदिक गुरु के नाम से है। ठीक है, वैदिक गुरु नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।